Hello students, I hope you all are doing great. So today it's time for lecture number 12 of electrostatics, which is all about applications of Gauss theorem. As I told you in the last lecture, Gauss theorem is very important topic and its applications are also very important. So let's discuss applications of Gauss theorem, and the first application is, चलिए start करते हैं. Electric field due to uniformly charged conducting wire. Uniformly charged conducting wire. Now see, we are going to find out electric field for this charge conducting wire, which is linearly charge conducting wire, linear conductor, by the use of Gauss theorem. Let us take a conductor, a linear conductor, having positive charge on its surface, right? Length of this linear conductor is L, right? Now we know, in order to apply Gauss theorem, we have to draw a Gaussian surface, that is a closed surface, because Gauss theorem is applicable only for closed surfaces. So we have to have a closed surface, and for linear conductor, if we draw a closed surface which is going to be cylinder, how? As we know, let us take example of this thing, right? Linear conductor, something like this. अगर मैं इसे मान लूँ बहुत ही बहुत ज़्यादा थिन है, एक सिंपल लेंथ है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, राइट? इफ आई जॉइन ऑल दीज लाइन्स using locus is collection of points. If I draw a locus, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सारी, मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया, सारे इधर इक्वल डिस्टेंसेस पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अगर मैं उन्हें ज्वाइन करता रहता हूँ तो वो एक ऐसे शेप बनेगी, ऐसी उसके ऊपर, ऐसी उसके ऊपर, ऐसे नीचे. जब ये ऐसी सारी शेप्स बनती जाएंगी और इन सारे सर्कल्स को मैं, ये जो सर्कल्स इसके अराउंड बनते जा रहे हैं, उन्हें मैं ऐसे ज्वाइन करूँगा, तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा आपका सिलेंडर. दोबारा बता रहा हूँ, ऐसे सारी निकली इक्वल डिस्टेंस पे. सपोज अगर इतना डिस्टेंस यहाँ से है, एक पॉइंट कंसिडर किया, ऐसी इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे सबको ज्वाइन कर दिया, ये एक आपका सर्कल बन गया. ऐसी उससे थोड़ी ऊपर यहाँ पे भी सेम काम किया मैंने, एक सर्कल, फिर उसके ऊपर सर्कल, फिर उसके ऊपर सर्कल, फिर क्या किया मैंने, सारे सर्कल्स को ऐसे एक लाइन से ज्वाइन किया, इधर ज्वाइन किया, इधर ऐसे. जब मैं ज्वाइन करूंगा तो बेसिकली वो बन क्या रहा आपका, ऐसा कुछ फिगर नहीं बन जाएगा वो, राइट? क्या बन जाएगा, वो एक सिलेंडर बन जाएगा. तो हमारे को क्या करना है, इस लीनियर कंडक्टर के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा विच इज गोइंग टू बी ए सिलेंडर. अब सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं. Right? As we know, length of the cylinder, and we know cylinder having a radius r. This is the radius r. This is also r. तो मैं यहाँ पे represent कर दिया. Now we have considered. Now let's consider electric field in this region where this Gaussian surface is being drawn is in the above direction, upward. किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, राइट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ है हमारी. अब नाउ वी हैव थ्री सरफेसेस ऑफ दिस सिलेंडर, दिस सरफेस, फर्स्ट, सेकंड एंड दिस थर्ड कर्व्ड सरफेस. एक ये वाला सरफेस जो आपको अगर एक साइड से देखोगे तो ऐसे देखोगे सर्कल दिखेगा, ऐसे ये वाला वो भी क्या दिखेगा आपको, सर्कल. एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये कर्व्ड सरफेस, राइट? तो आपके पास कितने सरफेसेस है, तीन. वी हैव टू फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज थ्री सरफेसेस.
अगर मैं फर्स्ट सरफेस की बात करता हूँ, इस सरफेस की, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं डी एस। क्या हुआ वो डी एस? अब आपको पता है डी एस का एक वेक्टर होगा जो कि उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, जो कि क्या होगी हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल। क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, 3D के लिए बताया भी था ये चीज़ मैंने। अब जब आप ये लेक्चर फ्लक्स वाला करोगे तो उसमें फ्लक्स वाला दोबारा देख लेना वो लेक्चर, अगर अब तक नहीं देखा तो ज़रूर देखो। ये ऐसे है, ये सरफेस है, इस पे आउटवर्ड नॉर्मल। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, छोटा सा पार्ट कंसिडर किया डी एस, उसका आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन में, राइट। दिस इज योर फर्स्ट सरफेस, दिस इज योर सेकंड सरफेस एंड दिस इज योर थर्ड सरफेस। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा पार्ट कंसिडर किया, दिस पार्ट डी एस, उसका आउटवर्ड नॉर्मल तो ऊपर होगा, राइट। ध्यान से देखना, ये कर्व्ड सरफेस है, मैंने ये पार्ट कंसिडर किया छोटा सा, यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर। अगर मैं नीचे वाला पार्ट भी लेता हूँ तो आउटवर्ड नॉर्मल कहाँ हो जाएगा? नीचे। अगर मैं यहाँ पे भी लेता हूँ, कंसिडर करता हूँ समथिंग लाइक दिस, वो भी क्या हो जाएगा? नीचे। यहाँ पे भी ले लेता हूँ, वो भी क्या हो जाएगा आपका? नीचे। और ऑब्वियसली आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी हमारी पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे को क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही होगी ऑब्वियसली, ऊपर। अगर मैं इसके पॉजिटिव की बात करता हूँ, इससे ऊपर होगी, और अगर मैं इसके नीचे बात करूँगा तो इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड्स होती है, तो ये आउटवर्ड है और ये भी क्या है? आउटवर्ड है। हम कंसिडर ना भी करें, हमने पॉजिटिव चार्ज ले रखा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, तो ये आउटवर्ड आ गया आपके। अब आपके 3 सरफेसेस हैं, एक ये और एक ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाले जो 2 सरफेसेस हैं, कर्व सरफेस का ही पार्ट है, तो एक के अक्रॉस निकाल दो, सब के अक्रॉस क्या आएगा? सेम। अब देखते हैं कैसे करनी है। फर्स्ट सरफेस की अगर हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सरफेस। सी फॉर फर्स्ट सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर है, राइट। चलो मैं इसे यहां थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं, इस जगह पे। आउटवर्ड नॉर्मल इधर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं इसे भी थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। चलो इसकी बात करते हैं। फॉर्मूला इज flux is equals to E dot ds for closed surface is equals to Q upon epsilon naught. Quite simple. E dot ds means EDS cos theta Q upon epsilon naught. Right? Now what is the theta between this vector? यहाँ पे जब मैं इसे ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं EDS n cap Q upon epsilon naught, राइट। इतना कर दिया मैंने, ds को ds n cap से रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर को। अब उसके बाद अगर हम एंगल की बात करते हैं, ब्रेक करता हूं मैं, EDS cos थीटा Q upon epsilon naught। अगर मैं इसे और ब्रेक करता हूँ, E की अगर बात करें, जब इसके साथ आएगा एक एक्सप्रेशन बीच में और लिख देता हूँ मैं, E के लिए हम लिख सकते हैं, E की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर और आता है आपका, दैट इज r कैप और ds n कैप Q upon epsilon naught। r कैप n कैप, r कैप क्या बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आर कैप से। ये और ये क्या हो जाएगा आपका, आर कैप और एन कैप 1 हो जाता है, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, अगर आर कैप इधर होगा, दिस इज योर आर कैप, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और एन कैप इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है?
दोनों के बीच में एंगल इज 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री एंगल होगा, हम इसे और एक किस तरीके से लिख सकते हैं, EDS cos थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस क्लोज सरफेस, राइट, क्योंकि E डॉट ds है। E डॉट ds को आप सिंपली ऐसे लिख दो, EDS cos थीटा। जब EDS cos थीटा लिख दिया, थीटा इज 90 हियर, वो हमने इससे भी पता कर लिया क्योंकि आर कैप इधर है, एन कैप इधर है। तो आप ये वाली चीज भी यूज कर सकते हो जो मैंने ये करी है, या तो आप एक काम करो, इसके बाद ये डायरेक्ट भी लिख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थीटा इज 90 एंड कॉस 90 इज 0। सो द फाइनल आंसर जब ये 0 हो गया तो पूरा का पूरा फैक्टर ही क्या आ गया आपका 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0 बिकॉज फ्लक्स भी क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 0 हो रहा है, फ्लक्स ही 0 हो रहा है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रहा है 0, राइट। अब उसके बाद अगर बात करेंगे, लिख देता हूँ, देखो फ्लक्स इज 0 हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सिमिलरली इस सरफेस के लिए भी होगा, सेकंड सरफेस के लिए भी, क्योंकि ये इधर है तो ये इधर है, बिहेव तो वो सेम ही कर रहे हैं क्योंकि एंगल कितना उनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो सेकंड सरफेस के लिए सिमिलरली phi is 0, E is also 0, E भी 0 आपका, phi भी 0। अगर आप बात करते हैं थर्ड सरफेस की, थर्ड सरफेस भी क्वाइट इजी है। देखो है क्या उसके अंदर भी, एन कैप इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। तो थर्ड सरफेस के लिए क्या करना होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला लिखो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट EDS cos थीटा, EDS cos थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे बहुत सिंपल है। नाउ थीटा इज 0 डिग्री, थीटा इज 0 डिग्री बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है और ये जो ds का वेक्टर है एन कैप वो भी क्या ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में। एंड cos 0 डिग्री इज 1। ट्रिग्नोमेट्री याद रखनी है, EDS सीधा सीधा लिख दो बिकॉज यहाँ तो cos 0 हो जाएगा, चलो लिख देते हैं cos 0 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds का इंटीग्रेशन इज फॉर दिस सरफेस इज S Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर, दैट इज 2 pi RH। यहाँ h नहीं है, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है L, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So the expression is Q upon 2 pi epsilon naught RL। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया। बट द थिंग इज, जो आपने चार्ज दिया इस लीनियर कंडक्टर, कोई भी चार्ज दिया वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सरफेस के ऊपर, इसके लीनियर कंडक्टर के ऊपर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और जब भी लीनियरली किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होती है तो हमारी एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, दैट इज Q बाय L। तो आपको ये फैक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लीनियर कंडक्टर के केस में, क्योंकि चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और Q की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, लैम्डा इंटू L। अब इस वैल्यू को क्या करो, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, E इज इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL। E इज इक्वल्स टू L से L कैंसल, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस, बहुत अच्छे से इसे समझना है। अगर मैं सिंपली इसका ग्राफ भी ड्रॉ करता हूँ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ये चीज़ हमारे को क्लियर दिखाई दे रही है। एंड प्रोपोर्शनल, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है वो तो आपको अब तक आ चुका होगा बहुत इजीली। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, दैट इज योर E, दैट इज आर E। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कि R अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो E ऑब्वियसली क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। सो दिस वाज अबाउट योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिवर्सल चार्ज कंडक्टिंग वायर। क्वाइट इजी, बहुत आराम से हो गया ये। स्टार्टिंग फटाफट से समराइज करता हूँ, 1 मिनट नहीं लगेगा। स्टार्ट 3 सरफेसेस कंसीडर कर रहे हैं हमने, 2 ये वाले सरफेस, 1 ये वाले सरफेस। फिर यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करी, इस पर आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि था इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अपर डायरेक्शन में है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90।
एंगल 90 होगा तो पूरा का पूरा फ्लक्स भी जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी आपकी जीरो, बिकॉज अगर ये जीरो हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज सरफेस एरिया जीरो नहीं होगा। उसके बाद सिमिलरली इस पे भी यही होगा कि वही 90 बन रहा है, आपका फ्लक्स जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही है जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है तो ये वाला दोनों पार्ट क्या हो गया आपके खत्म। थर्ड की अगर बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है, आपका एन कैप भी ऊपर है, राइट, दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, तो फॉर्मूला लगा दे थीटा जीरो कॉस थीटा, अगर कॉस जीरो आपका है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, कॉस जीरो इज 1, तो इसके बाद इसकी वैल्यू पुट कर दी, ds का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका s मतलब सरफेस एरिया किसका, कौन सा गॉसियन सरफेस है, सिलेंडर, सिलेंडर को कंसीडर किया 2πr/h, यहाँ पे h की जगह क्या है l है, लेंथ है, वैल्यू पुट करी। उसके बाद हमने देखा कि लीनियर कंडक्टर है तो चार्ज जो होगा यूनिफॉर्मली लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो हमने लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपका लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला है वो यूज कर दिया, ये आ गया, यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाली, यहाँ पे पुट कर दी, फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। फटाफट से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो रिवाइंड करनी है तो वो भी कर लेना, इसके बाद हम एक और एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे, डू इट फास्ट। So now it's time for the second application, that is electric field due to uniformly charged conducting shell, conducting spherical shell। शेल का मतलब आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा कि जो चीज़ अंदर से खाली होती है, तो उसकी वजह से हमारे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, पिछली वाली भी और ये वाली भी, आगे जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी कोई पेपर नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन ना, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप उसी इस लेवल से इसको क्वेश्चंस करना वगैरह स्टार्ट कर दो, थियोरी पहले समझो तभी क्वेश्चन समझ आएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज spherical conducting uniformly charged conducting spherical shell। देखो थियोरी टॉपिक हो सकता है बोरिंग हो, लेकिन इसी वजह से मैं तेज तेज बोल रहा हूँ, सुना नहीं है बीच में बिल्कुल भी, ध्यान से समझना, अगर ये समझ आ गया तो आगे भी समझ आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस। अब क्या होगा, एक शेल कंसीडर किया हमने, इसके एक्चुअली 3 केसेस बनेंगे, तीनों फटाफट करेंगे हम, 3 केसेस बनाते हैं इसके। सी इसके 3 केसेस हैं। एक शेल है, राइट, जैसे प्लास्टिक की बॉल होती है, उसकी वजह से हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो इस केस में ना हमारे को 3 रीजन्स को कंसिडर करना है, एक उस बॉल के बाहर वाला रीजन, एक उस बॉल के सरफेस वाला रीजन, एक उस बॉल के अंदर वाला रीजन। उन तीनों रीजन में हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखनी है। देखते हैं, चलो। फर्स्ट है आपका फील्ड आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, या शेल लिख लो, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। अब देखो आउटसाइड द शेल का क्या मतलब है, एक हमने शेल कंसिडर किया, राइट, इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R, और उसके बाद हमने क्या ड्रॉ किया, गॉसियन सरफेस, बिकॉज हमें फील्ड आउटसाइड द शेल निकालनी है, तो आउटसाइड गॉस थ्योरम यूज करनी है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे को आउटसाइड एक गॉसियन सरफेस भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये आपका एक्चुअल शेल है जो कि डार्क से डिनोट किया मैंने, और आप अगर ये देखोगे, ये स्मॉल r से जो मैंने डिनोट किया, ये आपका क्या है, गॉसियन सरफेस, लिख भी देता हूं मैं, दिस इज योर गॉसियन सरफेस एंड दिस इज योर शेल।
This is your actual shell, right? Now we have to find out electric field at this point, जो कि शेल से बाहर लाई कर रहा है। तो उस पॉइंट के अराउंड हमारे को गॉसियन सरफेस बनाना पड़ा, और गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन करी थी। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि इसके हर एक पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहेगी सेम। याद रखना है चीज। अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे को एक स्मॉलर सरफेस कंसिडर करना पड़ता है, दैट इज ds, राइट। चार्ज हमने इस शेल के ऊपर मान लिया पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी आपकी आउटवर्ड। ये तो क्लियर ही है आपको, वो क्या होगी आपकी आउटवर्ड। और इसके ऊपर ये ds है, ds के ऊपर नॉर्मल किधर आएगा, ऑब्वियसली आउटवर्ड नॉर्मल। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या आपकी बाहर है। क्लियर है ये चीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव की वजह से बाहर निकलती है, और जो सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ होता है वो भी हमेशा क्या होता है आउटवर्ड होता है। चलिए अब हमारे को क्या यूज करनी है, गॉस थ्योरम कर लेते हैं फटाफट से यूज। गॉस थ्योरम इज phi is equals to E dot ds q upon epsilon naught। E ds और एक क्लोज सरफेस भी है, E ds cos थीटा इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत सिंपल तरीका, जैसे पहले वाला किया था cos थीटा वाला कंसेप्ट यूज करके वही करना। एन कैप आर कैप वाले से थोड़ी कंफ्यूजन होती है, cos थीटा वाला 11th वाला, तो इसलिए याद भी रहता है। चलिए थीटा इज 0, क्लियरली यू कैन सी थीटा इज 0 because electric field and this normal vector, normal area vector are in the same direction, that is theta is 0 and cos 0 is 1, cos 0 is 1। E ds closed surface सीधा लिख दूं क्या, cos 0 तो आपका 1 हो गया, ds का इंटीग्रेशन इज s, एंड यहाँ पे s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square, 4 pi r square। एक चीज याद रखनी है आपको, स्मॉल r है क्योंकि हम आउटसाइड वाला सरफेस ले रहे हैं, उसका रेडियस कितना है r। ये सेंटर भी कंसीडर कर लेते हैं। e की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, e इज इक्वल्स टू 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये तो वही फील्ड नहीं होगी जो कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से होती है, कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फील्ड की वैल्यू आती है वही नहीं आ गई। तो याद रखना, जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना कि आपका एक शेल दे रखा है और वो शेल से बाहर कोई पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको, तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दो, राइट। तो ये अभी इसके ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस। पहले बाहर था, अब हम सरफेस पे, एग्जैक्ट सरफेस पे आ चुके हैं। तो अब क्या बात करेंगे, एट सरफेस। एट सरफेस मींस दोनों का रेडियस क्या होगा, ऑब्वियसली इक्वल होगा, उसी के ऊपर गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R बिकॉज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ एक्चुअल शेल। हियर इज आवर एक्चुअल शेल, और उसी के ऊपर आपको गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ेगा। थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, राइट। इसका रेडियस हो गया कैपिटल R एक्चुअल शेल का, और गॉसियन सरफेस का भी रेडियस कितना होगा, यहाँ पे स्मॉल r है। दोनों बेसिकली इक्वल ही हैं। अगर अब मैं इसके ऊपर वो कंसिडर करता हूँ क्या, ds, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी बाहर ही है, और जो नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे बनेगा वो भी क्या होगा आपका बाहर ही होगा। ये कंसेप्ट थोड़ी ना चेंज होगा क्योंकि चार्ज क्या है इसके ऊपर, पॉजिटिव ही है। इस कंसेप्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब फॉर्मूला वही है आपका, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0। सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं, E ds cos 0 is equals to q upon epsilon naught, क्लोज सरफेस, सरफेस निकालना है। यहाँ पे भी s लगा दो, s लगा दो। cos 0 is 1, सीधा सीधा लिखूं, ds का क्या आएगा आपका s, q upon epsilon naught। E is equals to 4 pi r square
Q upon epsilon naught is equals to 4 pi epsilon naught r square। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल आर भी ले सकते हैं। कैपिटल आर इसलिए लिया क्योंकि एक्चुअल शेल की भी रेडियस वही है जो आपकी गॉसियन सरफेस के वाले जो शेल आप वो स्फीयर बना उसका भी रेडियस वही है, उसका भी वही है, तो हमने एक्चुअल वाले यहाँ पे कंसिडर कर लिया। बट अब जो बात आती है वो सुनने वाली है। जैसे भी लीनियर की बात करी थी, एक्चुअल जो लीनियर कंडक्टर था उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था लीनियरली। अब हम आ गए एक्चुअल सरफेस के ऊपर, तो चार्ज जो सरफेस के ऊपर भी तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना। यस, अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी, कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज एक्चुअली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यहाँ गॉसियन सरफेस पे तो नहीं था ना चार्ज, यहाँ पे है इस गॉसियन सरफेस पे चार्ज, क्योंकि वो गॉसियन सरफेस अब शेल के ऊपर ही आ गया है, राइट। तो जब वो उसके ऊपर आ चुका है, चार्ज एक्चुअली भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पे, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा इज Q अपॉन S, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सिग्मा इंटू S। और आपको पता है S कितना है यहाँ पे? 4 पाई r स्क्वायर। Put the value of Q in this equation, that is sigma 4 pi r square upon 4 pi epsilon naught r square। जो आपका कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करते रहो। E की वैल्यू इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी कौन सी वैल्यू है जो आ रही है आपकी सरफेस के ऊपर। चलिए, दो हो गया, आउटसाइड भी होगा, सरफेस पे भी होगा। अब कौन सा पार्ट रह गया आपका? अंदर, इनसाइड। इनसाइड द सरफेस, क्वाइट सिंपल। सबसे आसान, सबसे छोटा वाला यही है। एक्चुअल शेल लिया, रेडियस आर। अब हमारे को क्या करना है? गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ करना है, जो कि क्या होगा? उसके अंदर लाई करेगा। उसका रेडियस क्या हो गया? स्मॉल आर। चार्ज तो लेकिन बाहर पड़ा है, राइट। चार्ज कहाँ पड़ा है? बाहर। और गॉसियन सरफेस हमारा कहाँ बन रहा है? अंदर। चलो यहाँ पे अगर मैं ये लेता भी हूँ, वैसे इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, बट चलो मैंने ले भी लिया, इधर ये भी ड्रॉ कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ड्रॉ कर दी। बट इफ वी सी दिस गॉसियन सरफेस लाइज इनसाइड द शेल, और शेल के अंदर, कंडक्टर के अंदर तो चार्जेस होते ही नहीं है, और है भी नहीं, चार्ज तो बाहर है। तो हम गॉस थ्योरम का जब यूज करेंगे, फाई जी डॉट डी एस क्लोज सरफेस Q upon epsilon naught, as we know Q is equals to 0 inside the shell, inside the conductor लिख दो सीधा सीधा, inside the conductor या conducting shell, conducting shell। Since Q is 0, Q 0 है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ जाएगी? Therefore E dot ds is equals to 0, which implies E is equals to 0, बिकॉज ds आपका नॉन जीरो है, राइट। तो ये आ गई आपकी तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द सरफेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड्स में बहुत पूछते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ये अच्छे से समझने। चलिए अब इसका क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर लेक्चर को करेंगे वाइंड अप। ग्राफ बहुत सिंपल है। ये E है, ये आपका R है, जो कि गॉसियन सरफेस का रेडियस है, जो वेरी कर रहा है आपका, राइट। अगर हम बात करते हैं इसकी, ध्यान से देखना, एक पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जहां पे आपका रेडियस दोनों का क्या हुआ? इक्वल। बेसिकली क्या है वो? सरफेस। उससे अगर मैं पीछे रहूंगा तो जो R है आपका वो लेस देन R है, मतलब जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो एक्चुअल शेल के रेडियस से कम है, तो वो पॉइंट क्या हो गया आपका? इनसाइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो वो क्या होगा? इनसाइड। वहीं मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा तो वो क्या होगा आपका?
आउटसाइड, क्योंकि वो उससे बड़ा हो रहा है रेडियस। मैंने क्या बोला है, गॉसियन सरफेस का रेडियस है, पहले वो r से छोटा है, फिर वो r के इक्वल है, फिर वो r से ज़्यादा है। सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू योर पॉइंट इनसाइड, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द पॉइंट आउटसाइड, एंड ये कौन सा आपका पॉइंट, सरफेस का। ये कौन सा पॉइंट है आपका, सरफेस का। चलिए बात करते हैं इनसाइड की। अगर मैं बात करूँ इनसाइड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो इस ग्राफ में कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पे, राइट। अगर मैं आउटसाइड की बात, सरफेस की बात करूँ, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मींस अ कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं यहाँ से इसे ऐसे डार्क कर देता हूँ कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक वैल्यू तो है ही है, यहाँ पे लिख भी दो, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट अगर हम उसके बाद बात करें, इस पॉइंट के बाद, लेट दिस पॉइंट बी P, इस पॉइंट के बाद अगर बात करें आउटसाइड में अगर आप वेरिएशन देखोगे, ये वेरिएशन E इज इक्वल्स टू 1/q अपॉन r स्क्वायर, तो E इज, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूँ यहाँ पे आउटसाइड की, क्लियरली देख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। और जब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इसका ग्राफ तो काफ़ी बार ड्रॉ कर चुके हैं, दैट इज दिस ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट भी कर दो कि ये ग्राफ इस चीज़ का। तो ये क्या आ गया आपका ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और ये आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, आई होप। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर, एंड हमने आज 2 एप्लीकेशंस कर लिया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट 2 एप्लीकेशंस। एक आपकी सॉलिड स्फीयर वाली है और एक आपकी थिन शीट्स वाली भी है, बहुत इंपॉर्टेंट थिन शीट वाली, इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये लेक्चर्स जो भी है रिवाइज करते रहना, पिछले लेक्चर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। So revise your lectures, revise your concept, do as much as questions you can, and we will see each other in the next lecture. Till then, take care, follow the lockdown, and bye bye.